आज की डेट लगाओ और यह है लेक्चर नंबर 14। आज 11 तारीख है, 12 है, 12/7 लेक्चर 14। हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर में आगे पढ़ना है। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर में एक आर्टिकल है डेरिवेशन, 3 नंबर में करना होता है। तो क्या डेरिवेशन है 3 नंबर में, वो देखोगे। इसमें हम ये देखते हैं कि अगर हम दो कंडक्टर्स को जोड़ रहे हैं आपस में तो उसका असर क्या हो रहा है, किस तरह से पोटेंशियल चेंज होता है, किस तरह से चार्ज चेंज होता है, किस तरह से उनकी एनर्जी चेंज होती है। तो आर्टिकल हेडिंग है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसमें तुम ब्रैकेट में लिखोगे एक्सप्रेशन फॉर तीन चीजों का एक्सप्रेशन हमें निकालना है। पहला एक्सप्रेशन निकालना है हमको कॉमन पोटेंशियल, दूसरा हमें पता करना है न्यू चार्जेस, और तीसरा पता करना है लॉस इन एनर्जी। इसका सिमुलेशन देखो, उसे समझ में आएगा कि अगर तुम्हें दो कंडक्टर्स दिए हुए हैं, सपोज दीज आर 2 कंडक्टर्स, इंसुलेटिंग स्टैंड पे माउंटेड है। एक कंडक्टर की कैपेसिटी C1 है, दूसरे की C2 है। यह है फिगर A। तो जैसे तुम्हारे पास दो टंकियां हैं, एक टंकी 200 लीटर की है, एक टंकी 500 लीटर की है। दोनों टंकियों में कुछ कुछ पानी है, यानी इस कंडक्टर के पास जो चार्ज है वो है Q1, इसके पास है Q2, जिसकी वजह से टंकियों में पानी का कुछ लेवल है। इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V। अब तुमने क्या किया, दोनों टंकियों को एक पतले पाइप से जोड़ दिया। पतला पाइप क्यों लिया, हम नहीं चाहते कि कुछ पानी पाइप में रह जाए, हम चाहते सारा का सारा पानी टंकियों में रहे। तो जैसे तुम दोनों टंकियों को एक पतले पाइप से जोड़ते हो, यानी दोनों कंडक्टर्स को एक पतले तार से जोड़ते हो, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। क्या 200 लीटर की टंकी 500 लीटर की हो जाएगी? 200 लीटर की रहेगी। कैपेसिटी रिमेन सेम C1 C2। क्या अब भी उतना उतना पानी रहेगा? नहीं, कुछ पानी हायर लेवल से बहकर लोअर लेवल पे जाएगा, तो अमाउंट ऑफ वाटर चेंज हो जाएगा। माना कि इसमें हो गया चार्ज Q1 डैश, इसमें हो गया Q2 डैश। तो पानी कब तक बहेगा, जब तक कि दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता। लेवल सेम का मतलब पोटेंशियल सेम। ये जो पोटेंशियल सेम हो गया, इसको हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। इसका एक्सप्रेशन क्या, ये जो अब नए चार्जेस हैं इनका एक्सप्रेशन निकालना। इस प्रोसेस में क्योंकि कुछ पानी ऊंचाई से बहकर नीचे जाता है अंडर ग्रेविटी, तो एनर्जी का लॉस होता है। अब जो एनर्जी होगी फाइनल एनर्जी, वो इनिशियल एनर्जी से कम होगी। तो एनर्जी का जो लॉस हुआ, लॉस इन एनर्जी, वो निकालना है। जब चार्ज फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो वर्क खुद करता है, तो खुद वर्क करता है, तो उसमें कुछ एनर्जी का लॉस होता है। तो डेरिवेशन हमको करना है। डायग्राम बनाने के बाद लैंग्वेज लिखोगे।
considering two conductors of capacities C1 and C2, considering two conductors of capacity C1 and C2, as shown in figure A, as shown in figure A. Full stop. Now if we connect them, with a thin wire of negligible capacity, with a thin wire of negligible capacity, हम नहीं चाहते कि वो तार जो अपने पास कुछ चार्ज रखे, इसलिए thin wire negligible capacity, comma then charge flows from one conductor to the other, then charge flows from one conductor to the other, ब्रैकेट में लिखो फिगर बी, ब्रैकेट क्लोज, until they acquire a common potential. ये चार्ज कब तक फ्लो होगा? Until they acquire a common potential given as V equal to total charge upon total capacity. टोटल चार्ज में हम चाहे तो Q1 प्लस Q2 लिख सकते हैं, हम चाहे तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश भी लिख सकते हैं, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व्ड है। तो क्वेश्चन में जो सिचुएशन होगी उसी के हिसाब से हम इसको डील करेंगे। मान लो Q1 और Q2 दिए तो हम लिखेंगे Q1 प्लस Q2, टोटल कैपेसिटी 200 प्लस 500 लीटर यानी C1 प्लस C2। ज़्यादातर क्वेश्चन में तुम्हें Q देने के बजाय C और V देते हैं, तो हम क्या करेंगे, Q1 की जगह लिख देंगे C1 V1, Q2 की जगह C2 V2, तो हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हो गया कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। ऐसे जितने भी डब्बे तुम्हारे नोट्स में हैं जिन पे ऐसे टिक लगा हुआ है, मतलब ये वो फॉर्मूले हैं जो तुम्हें लर्न करने का तरीका, दो तरीके हैं। या तो तुम इनको पेपर पे लिखो और चिपका दो पेपर को कमरे की दीवार पे, दूसरा तरीका अपनी आवाज़ में तुम मोबाइल में इसको रिकॉर्ड करो और रेगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ सुनते रहो जब तक कि तुम्हें रट नहीं जाता। ये दो तरीके। न्यू चार्जेस, नए चार्जेस कितने कितने हो जाएंगे? Q1 डैश हो जाएगा C1 टाइम्स V एंड Q2 डैश हो जाएगा C2 टाइम्स V। इस प्रोसेस में एनर्जी में लॉस होगा, तो सीधे मैं कह रहा हूँ लॉस इन एनर्जी। इसको मैं दिखा रहा हूँ सिंबल डेल्टा U से। वैसे जब डेल्टा U हम कैलकुलेट करते हैं तो हम कैलकुलेशन ऐसे करते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल, पर ऑलरेडी हमको पता है कि एनर्जी में लॉस है, तो एनर्जी में लॉस है तो U इनिशियल माइनस U फाइनल। डेल्टा U जो है वो हो जाएगा UI माइनस UF, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि लॉस इनिशियल ज़्यादा है फाइनल कम। नहीं तो क्या होगा, लॉस लिखने के बाद एक और नेगेटिव साइन आएगा, तो वो मीनिंगलेस है, साइन हमने फिजिकली कंसिडर कर दिया। UI इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसकी है हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसकी हाफ C2 V2 स्क्वायर। फाइनल देखते हैं, इसकी हाफ C1 V स्क्वायर, इसकी हाफ C2 V स्क्वायर। वैल्यू रख के सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा
हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ कॉमन फैक्टर V स्क्वायर ब्रैकेट में C1 प्लस C2। इसकी कैलकुलेशन तुम करके देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। अगर तुम्हें फॉर्मूला डायरेक्ट रटा हुआ है, याद है, तो बोर्ड में भी तुम जो है इस स्टेप के बाद बीच के स्टेप्स खा सकते हो, सीधे रिजल्ट लिख सकते हो। मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ। हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 टाइम्स V की वैल्यू जब रख देंगे तब ये रिजल्ट आएगा। तो V की वैल्यू वो रखनी होगी C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, तब ये रिजल्ट आएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला इसको हम यूज कर सकते हैं। तो अगर ये डेरिवेशन आता है तो 3 नंबर में आता है, 3 मार्क। और किसके लिए आता है? कंडक्टर्स के लिए। और अगर इस पर न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल आता है तो कैपेसिटर के लिए आता है। किस तरह का न्यूमेरिकल आता है? तुमसे कहते हैं देयर आर 2 कैपेसिटर्स, one is of capacity 2 microfarad, another is of capacity 4 microfarad, respectively charged to potential 200 volt and 400 volt. Now if we connect them, what will be the common potential, what will be the new charges, what is the loss in energy? सीधे सीधे हमारे पास सब कुछ है, C1 V1 C2 V2, सीधे फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं। एनर्जी का लॉस, हीट लॉस नहीं बोलेंगे, एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट बोल सकते हो, एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट। हीट बोलना भी गलत है कि वर्क होगा, ये तो चार्ज फ्लो हुआ, उसमें जो वर्क किया, वर्क हुआ, उसकी वजह से एनर्जी का लॉस। तो कंडक्टर्स यहाँ पर खत्म होते हैं, इसके बाद स्टार्ट होते हैं कैपेसिटर। यानी कंडक्टर भी चार्ज स्टोर कर रहे हैं, एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, वो हमने देखा। कैपेसिटर भी चार्ज स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है, पर हम किसे प्रेफर करते हैं? कैपेसिटर को, क्योंकि कंडक्टर की एबिलिटी कम है कंपेयर टू कैपेसिटर। तो हम कैपेसिटर बनाते हैं इसके लिए। हेडिंग कैपेसिटर। कैपेसिटर की जो इमेज है वो ये है, हमारे सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। कैपेसिटर में क्या है? 2 कंडक्टर, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज। जो भी चार्ज है वो इनर सरफेस पे, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कैपेसिटर। और ये कॉम्बिनेशन अपने पास लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एंड एनर्जी स्टोर कर सकता है। इसके बेसिस पर हम इसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। कैपेसिटर में डायफ्राम के लिखोगे, हम इसको डिवाइस कह सकते हैं, इसको हम कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, इसको हम सिस्टम कह सकते हैं। तीनों तरह से डिफाइन करते हैं। मैं डिवाइस कहकर डिफाइन कर रहा हूँ। इट इज़ ए डिवाइस, हेडिंग इज कैपेसिटर, उसमें तुम लिख रहे हो इट इज़ ए डिवाइस कंसिस्ट ऑफ 2 oppositely charged conductors, consist of 2 oppositely charged conductors placed nearby, 2 oppositely charged conductors placed nearby, comma, which can store, ये स्टोर कर सकता है अपने पास, which can store large amount of charge and electrostatic energy, which can store large amount of charge and electrostatic energy। तो ये तो हमने कैपेसिटर कह दिया क्या होता है। फिर तुमसे पूछा जाता है कैपेसिटर चार्ज कहाँ स्टोर करता है और एनर्जी कहाँ स्टोर करता है। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो नेक्स्ट लाइन में स्टार मार्क करोगे, स्टार मार्क करके स्टार के नीचे लिखोगे 1 मार्क और लिखोगे कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज, कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ इट्स कंडक्टर्स, ऑन इनर सरफेस ऑफ इट्स conductors, and energy in the dielectric medium, energy in the dielectric medium between its conductors
in the dielectric medium between its conductors in form of electric field, in form of electric field. इसका क्या मतलब है? इसकी इमेज ये है, ऐसे समझोगे, अगर ये कैपेसिटर है तो चार्ज कहाँ स्टोर कर रहा है? ये दो कंडक्टिंग प्लेट से चार्ज स्टोर कर रहा है। मान लो ये प्लेट पॉजिटिव तो इसकी इनर सरफेस पे पॉजिटिव, इसकी इनर सरफेस पे नेगेटिव, चार्ज तो यहाँ स्टोर। एनर्जी कहाँ स्टोर कर रहा है? बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के रिप्रेजेंटेशन में दिखाया भी था। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये स्टोर करता है एनर्जी। तो बीच के डाइलेक्ट्रिक मीडियम में एनर्जी स्टोर करेगा और कंडक्टिंग प्लेट की इनर सरफेस पर चार्ज स्टोर। तो नेक्स्ट है प्रिंसिपल, कैपेसिटर का प्रिंसिपल लिखोगे। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? जब भी हम किसी डिवाइस का वर्किंग प्रिंसिपल लिखते हैं उसमें कॉमन लैंग्वेज आती है, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट। जब भी तुम लैंग्वेज लिखते हो शुरू में कुछ इनर्शिया आता है, शुरू कहाँ से करें? तो उसके लिए हिंट ये है कि जब भी तुम किसी डिवाइस का, इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल लिख रहे होगे, तुम यहाँ से हमेशा शुरू कर सकते हो, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन दी फैक्ट दैट। फिर पढ़ाते वक्त मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि वो जो हमने डिपेंडेंस का 3 फैक्टर जो लिखे थे, कंडक्टर की कैपेसिटी की डिपेंडेंस, उसमें जो थर्ड फैक्टर था जिसमें 3 डायग्राम ए, बी और सी बनाए हमने, वो वास्तव में वही क्या है? कैपेसिटर का प्रिंसिपल है। तो कैपेसिटर का प्रिंसिपल 1 नंबर में भी पूछा जाता है, कैपेसिटर का प्रिंसिपल 2 नंबर में भी पूछा जाता है। तो अकॉर्डिंगली हमें आंसर लिखना होगा। अगर 1 नंबर में पूछा जाए तो क्या लिखोगे, 2 नंबर में पूछा जाए तो क्या लिखोगे? पहले तो प्रिंसिपल की स्पेलिंग चेक करो तुमने सही लिखी कि नहीं। PLE होना चाहिए लास्ट में, यह सिद्धांत है ना। PAL कर दोगे तो प्रधान या प्रमुख, जो एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें लिखते हैं टू द प्रिंसिपल में प्रधान या प्रमुख, तो PLE होना चाहिए। अब लिखोगे डैश लगा के, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट when we place an earth connected conductor, when we place an earth connected conductor nearby the given conductor, nearby the given conductor, comma, then the capacity of this combination, then the capacity of this combination becomes considerable. Capacity of this combination becomes considerable. जब तक इंडिविजुअल कंडक्टर था उसकी कैपेसिटी बहुत कम थी, पर जब 2 कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन हमने बनाया तो अब इस कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी सफिशिएंट हो गई। 1 नंबर में आएगा तो इतना सा लिखना है, 2 नंबर में आएगा तो तीनों डायग्राम आ जाएंगे, A, B और C, एज शोन कर देंगे, एज शोन करके तीनों डायग्राम आएगा। तो ये लॉजिक है। इसके बाद टाइप्स, कैपेसिटर कितनी तरह के होते हैं? टाइप्स। तो फिजिक्स लैब में जाकर तुम्हें देखने को बोला था कैपेसिटर के टाइप्स देखकर आने। कैपेसिटर को हम कैटेगराइज करते हैं उनके शेप के बेसिस पर। अगर वो सिलेंड्रिकल शेप में है तो बोलेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, अगर वो शेप में स्फेरिकल है तो बोलेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर, अगर वो दिखने में डॉट जैसा दिखता है तो बोलेंगे डॉट कैपेसिटर। तो शेप के हिसाब से हम डिस्टिंग्विश करें। इसमें तुमसे हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तुमसे बोलते हैं कैपेसिटर पहचानो कैसा है। तुम्हारे सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस वजह से तुम्हें हमेशा उसी को पहचानना है। रेक्टेंगुलर हो सकती है प्लेट्स, इसको काट के स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में हो सकती है। कई बार डेटा में तुम्हें रेडियस दे देते हैं तो बच्चे कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते रेडियस तो स्फेरिकल तो नहीं है। रेडियस दे देते हैं तो कैसे देंगे? प्लेट्स हो सकती है सर्कुलर, तो सर्कुलर प्लेट की रेडियस देंगे, पर कैपेसिटर कौन सा बना? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को तुम्हें पहचानना है, वही तुम्हारे सिलेबस में। सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कैपेसिटर के 3 क्वेश्चन है पीछे एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी में। क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें वो क्वेश्चन छोड़ने नहीं करने, ना तो स्फेरिकल का ना सिलेंड्रिकल का, वो तीनों सवाल हमको नहीं करने। जो डाइलेक्ट्रिक हम कैपेसिटर में यूज़ करते हैं उसके बेसिस पे फिर कैटेगराइज करते हैं। अगर तुमने डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया
पेपर तो बोलेंगे पेपर कैपेसिटर। अगर तुमने डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया माइका अबरक तो बोलेंगे माइका कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक में तुमने एयर यूज़ किया तो बोलेंगे एयर कैपेसिटर। तो डाइलेक्ट्रिक के हिसाब से नाम पड़ जाता है। कुछ कैपेसिटर पे हम बाहर से उसको ड्यूरेबल बनाने के लिए चीनी मिट्टी की कोटिंग कर देते हैं, तो चीनी मिट्टी का घोल चढ़ा देते हैं, तो उसको बोलते हैं सिरेमिक कैपेसिटर। सिरेमिक कैपेसिटर दिखने में च्युइंगम जैसा दिखता है, ऑरेंज कलर का भी होता है, ब्लू कलर का भी होता है, ग्रीन भी होता है, डार्क ग्रीन और वाइट भी होता है। उसमें से जो वाइट है अगर उसके टर्मिनल्स काट कर तुमको दे दे एक बार तो तुम मुंह में रख लोगे च्युइंगम समझ के, बिल्कुल च्युइंगम जैसा दिखता है सिरेमिक कैपेसिटर। फिर यूज़ के बेसिस पर भी नाम होता है। मैं जो बोल रहा हूँ तो मेरी साउंड को जो पिक कर रहा है इसके अंदर कंडेंसर माइक है, हम बोलते हैं कंडेंसर। कैपेसिटर का पहले नाम होता था कंडेंसर, तो इसमें है कंडेंसर माइक जो साउंड को पिक कर रहा है। कैसे? उसमें दो डिस्क है, मेटेलिक डिस्क। एक डिस्क अपनी जगह स्टेशनरी है, दूसरी डिस्क वाइब्रेट करती है। जब मैं बोलता हूँ तो उसके कारण उस डिस्क में वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन होते दोनों के बीच का गैप चेंज होता है। गैप चेंज होने से इसकी कैपेसिटी चेंज होती है। कैपेसिटी चेंज होने से क्या हुआ, जो मैं बोल रहा हूँ वो साउंड एनर्जी है, साउंड सिग्नल, वो इसके थ्रू कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ये एक ऐसा डिवाइस हो गया जो वन टाइप ऑफ एनर्जी को अनदर टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ऐसे डिवाइस को हम नाम देते हैं ट्रांसड्यूसर, कम्युनिकेशन चैप्टर में पढ़ोगे। और अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है जैसे कि ये कर रहा है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, ये भी कैपेसिटर। तो एप्लीकेशन के हिसाब से इसका नाम क्या है, कंडेंसर माइक, क्योंकि माइक। तो इस तरह से ये कैटेगराइजेशन। पर हमें कौन सा पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको हम पढ़ेंगे। हेडिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तुम्हें इसका सर्किट सिंबल बनाना आना चाहिए कि सर्किट में किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कैसे दिखाया जाए। तो तुम इसका सिंबल बनाओगे, ये इसका सर्किट सिंबल। और भी कुछ टाइप्स हैं। कई बार हम एक लाइन को इस तरह से, दूसरी लाइन को इस तरह से दिखाते हैं। इसमें क्या नेगेटिव पॉजिटिव पोलैरिटी डिस्टिंग्विश हो जाती है। हम कैपेसिटर का इस्तेमाल एसी में भी करते हैं, कैपेसिटर का इस्तेमाल डीसी में भी करते हैं। एसी में अगर कैपेसिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एसी में कोई डायरेक्शन नहीं होने की वजह से कैपेसिटर में कोई पोलैरिटी नहीं दिखाई जाती। जैसे पंखे का कैपेसिटर निकाल कर देखोगे तो दोनों टर्मिनल किसी को भी कहीं पर भी जोड़ सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव जैसी कोई पोलैरिटी का डिस्टिंग्विशन उसमें नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं करते। पर डीसी में जो कैपेसिटर जोड़ते हैं उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो वो हम दिखा सकते हैं। तुमसे एक नंबर में पूछते हैं वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल बनाओ, तो सिमेट्री है। अगर तुम किसी कैपेसिटर को बताना चाहते हो वेरिएबल है तो तुम एक लाइन से ऐसे काट दो, ये रिप्रेजेंट करेगा कि कैपेसिटर वेरिएबल है। अच्छा, ये वाला सिंबल कई बार ऐसे भी होता है। तो इसमें जो बड़ा वाला होता है वो नेगेटिव होता है और छोटा वाला जो होता है वो पॉजिटिव। जैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस को दिखाना था तो कैसे दिखाते हैं, एरो से काट देते हैं तो रेजिस्टेंस हो जाता है वेरिएबल, वैसे ही वेरिएबल कैपेसिटर को देखो। इसके बाद हमें इसकी कैपेसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है 2 नंबर। सब हेडिंग एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी। तो कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास है जिसकी प्लेट को जब तुम सामने से देख रहे हो तो तुम्हें सिर्फ ये 2 लाइंस नजर आएंगी क्योंकि तुम सामने से देख रहे हो। इसकी एक प्लेट को चार्ज दिया हमने +Q, दूसरी प्लेट को हमने चार्ज दिया -Q। हर एक प्लेट का जो एरिया है वो A है, और क्योंकि दोनों प्लेट्स बिल्कुल आमने सामने रखी हैं तो इनका जो ओवरलैपिंग एरिया वो भी A है। दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस D है। ओवरलैपिंग एरिया मैटर करता है कैसे, अभी समझेंगे। अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं बीच में हवा है, तो अगर इसकी प्लेट्स पर चार्ज पूछूं मैं तुमसे कि चार्ज कहाँ है, तो चार्ज है यहाँ, तो पॉजिटिव इनर सरफेस पे, यहाँ नेगेटिव। फील्ड लाइंस हम अगर इसमें दिखाएं तो जैसा पैटर्न तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते वक्त बनाया था, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन,
जो किनारे पर जाने पर थोड़ा सा उसमें कर्वेचर आ जाता है, और ये जो कर्वेचर आता है इस पर 1 नंबर पर क्वेश्चन बनता है 1 नंबर में, जिसको हम क्या बोलते हैं नाम से, कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, फ्रिंजिंग, इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। तो जब तुमसे 1 नंबर में सवाल पूछा जाए व्हाट इज फ्रिंजिंग, तो 2 तरीके हैं जवाब देने के। एक तो तुम डायग्राम बनाकर दिखा दो दिस इज फ्रिंजिंग, दूसरा तुम लैंग्वेज में लिखकर बता दो एट द एजेस of plates of capacitor the electric field becomes non-uniform, it is called fringing of the field। अब मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो कितना होगा, मेटल प्लेट होने के बावजूद इसका बिहेवियर जो है वो शीट ऑफ चार्ज जैसा है, क्योंकि मेटल प्लेट में तो चार्ज की 2 लेयर होती हैं, पर इसमें सारा का सारा चार्ज सिर्फ इनर सरफेस पर है। उसके कारण जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा होने पर यहाँ किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 टुवर्ड्स राइट, और इस नेगेटिव चार्ज प्लेट के कारण भी टुवर्ड्स राइट। तो दोनों जुड़कर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा आधा और आधा 1, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 उस साइड। तो इस पूरी डिस्टेंस में हम ये मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और अब हमें इसकी कैपेसिटी का एक्सप्रेशन निकालना। तो डायग्राम बनाने के बाद तुम लिखोगे कंसिडरिंग द कैपेसिटर शोन इन फिगर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो तुमने बनाया, कंसिडरिंग द कैपेसिटर शोन इन फिगर कॉमा एक्सप्रेशन फॉर इट्स कैपेसिटी विल बी, जब भी तुमको कैपेसिटी पता करनी है स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर इट्स कैपेसिटी विल बी, हम स्टार्टिंग करेंगे C इक्वल टू Q बाई V, इक्वेशन 1। अब क्योंकि यहाँ पर V की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, डिस्टेंस पता है, तो E D और V का रिलेशन हम जानते हैं, बट V इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू डिस्टेंस। हालांकि ये जो रिलेशन है ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल वेक्टर नहीं है, स्केलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और एक वेक्टर और एक स्केलर के बीच का रिलेशन ये सिंपल नहीं होता, वो होता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। बावजूद इसके हम इस सिंपल रिलेशन को इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स को सिंपल बना के समझने के, और इससे हमें सही रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 लिखा, पर सिग्मा हमें दिया हुआ नहीं है एक्चुअल में, हमको तो दिया हुआ है चार्ज Q और एरिया A। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को लिख दूंगा Q बाई A, तो मैंने Q बाई A लिखा उसको, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A टाइम्स D, ये हो गया एक्सप्रेशन। तो अब अगली स्टेप में मुझे ये जो V की वैल्यू मिली है मैं इसको पुट करूँगा इक्वेशन 1 में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get हमें मिलता है C इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय QD अपॉन एप्सिलॉन 0 A, Q get cancelled so we can get एप्सिलॉन 0 A by D। कैपेसिटी का ये एक्सप्रेशन हमको मिला एप्सिलॉन 0 A by D। इसके बेसिस पर हम जज कर सकते हैं कि कैपेसिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। तो किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, फैक्टर्स ऑफ डिपेंडेंस। पहला फैक्टर जो सामने सामने दिख रहा है C प्रोपोर्शनल A, बट A है क्या वो क्लियर होना चाहिए। ये है ओवरलैपिंग एरिया, एरिया नहीं है, ओवरलैपिंग एरिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ओवरलैपिंग एरिया का। हम क्या करते हैं, अगर हमें कैपेसिटी वैरी करानी है किसी कैपेसिटर की, तो कैपेसिटी वैरी कराने के लिए ओवरलैपिंग एरिया चेंज करा देते हैं। कहाँ पर वैरी कराना होता है, ऐसे समझो, एक फॉर्मूला तुम्हारे आएगा आगे, जो आगे 4 चैप्टर में रिपीट होगा, यानी 4 बार आएगा अलग अलग चैप्टर में। ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F सबस्क्रिप्ट R, फ्रीक्वेंसी F
सबस्क्रिप्ट आर मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये होता है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। सी से तुम फैमिलियर हो, कैपेसिटी, ऐसे तुम जानते हो आर रेजिस्टेंस, ऐसे अगली जो क्वांटिटी से तुम्हें फैमिलियर होना है 12th में 3 ही है, एल सी और आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एल को बोलते हैं इंडक्टेंस, इंडक्टेंस आएगा EMI में। जितने भी इंडक्शन कॉइल होती है, इंडक्शन कॉइल जैसे कि सोलेनॉइड या ट्यूबलाइट में जो चौक होती है वो क्या है, एक तरह की इंडक्शन कॉइल, और उसके कारण ये इंडक्टेंस होता है एल। तो फ्रीक्वेंसी इस पर डिपेंड कर रही है। अब तुम रेडियो में ट्यूनिंग करना चाह रहे हो, तुमने 92.7 ट्यून कर रखा है, 92.7 मेगाहर्ट्ज, पर तुमने देखा उसमें आवाज़ में खड़खड़ाहट आ रही है, ट्रांसमिशन में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो तुमने क्या किया, 94.3 ट्यून करने की कोशिश की। तो बेसिकली रेडियो में क्या चेंज आएगा, जब तुम वो नॉब घुमाओगे उससे एक वेरिएबल एयर कैपेसिटर होता है जिसमें ओवरलैपिंग एरिया चेंज होकर कैपेसिटी कम हो जाएगी। कैपेसिटी कम हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी 92.7 से 94.3 या 95 तुम कर सकते हो। तो वास्तव में तुम एक वेरिएबल एयर कैपेसिटर की कैपेसिटी को कम करते हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। अब वो कैपेसिटी कैसे कम करते हो, ओवरलैपिंग एरिया को चेंज करके। अगर ये कैपेसिटर में प्लेट्स का शेप रेक्टेंगुलर होगा तो ओवरलैपिंग एरिया को चेंज करने के लिए कैसा मोशन चाहिए, लीनियर। अगर सर्कुलर हुआ तो ओवरलैपिंग एरिया इतना इफेक्टिवली चेंज नहीं होगा, इसके लिए भी लीनियर मोशन चाहिए। लीनियर मोशन नहीं देते हो, तुम्हें पता है तुम तो रोटेशनल मोशन देते हो। तो अगर प्लेट्स रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या सर्कुलर होने के बजाय सेमी सर्कुलर हो तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। अगर लैब में जाकर तुमने उस कैपेसिटर को देखा तो तुम्हें उसमें ऐसे सेमी सर्कुलर प्लेट्स नजर आएंगी, डी की शेप। ऐसे कई प्लेट्स का सेट होता है, मान लो 10 प्लेट है, n प्लेट्स हैं, n प्लेट्स हैं तो n-1 कैपेसिटर बनते हैं और वो सब पैरेलल में जुड़े होते हैं। पैरेलल में जुड़े होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो जाती है n-1 एप्सिलॉन 0 A/d, क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटी जुड़ जाती है। तो मान लो ऐसे 10 प्लेट हैं जिसमें से 5 प्लेट तो फिक्स रहेंगी और जब तुम नॉब घुमाओगे तो बची हुई 5 प्लेट घूमेंगी। कैसे घूमेंगी, घूमकर ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, मतलब दिस इज द सिचुएशन। तो ओवरलैपिंग एरिया कितना सा रह गया, दिस मच ओनली। पहले पूरा था क्योंकि उसी के पीछे थी सारी। ओवरलैपिंग एरिया कम हो गया, कैपेसिटी कम हो गई, और घुमाया, घूम के अपोजिट आ गई, ओवरलैपिंग एरिया हो गया 0, कैपेसिटी इज 0, घूमकर अपोजिट आ गई। तो इस तरह से हम कैपेसिटी चेंज, ओवरलैपिंग एरिया चेंज। अगला फैक्टर जो है वो दिख रहा है हमें, डिस्टेंस। सेकेंड इज C प्रोपोर्शनल 1/d, जहाँ पर d है डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स के बीच की डिस्टेंस को कम करके हम कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। कंडक्टर्स के बीच की डिस्टेंस को कम कैसे किया जा सकता है, अगर ये डाइलेक्ट्रिक जो है हमारे पास, एक तो ये ऐसा हो जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी खासी हो, बहुत ज़्यादा हो, यानी आसानी से जिसका ब्रेकडाउन नहीं हो, क्योंकि जितनी डिस्टेंस कम करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो डाइलेक्ट्रिक को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम बहुत ही पतली फाइन लेयर डिपॉजिट करते हैं। तो ऑलमोस्ट दोनों प्लेट्स जो हैं वो कांटेक्ट में रहती है, तो दोनों प्लेट्स लगभग कांटेक्ट में रहेगी, डिस्टेंस बहुत कम होगी तो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी। इस तरह के पर्टिकुलर कैपेसिटर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं, जो तुम पढ़ोगे केमिस्ट्री में, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही आएगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू बनाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। और इनकी खासियत क्या है, इनकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम होती है। तीसरा फैक्टर अगर हम देखें तो वो दिख रहा है हमें मीडियम। अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का मीडियम इंट्रोड्यूस किया तो कैपेसिटी हो जाएगी K टाइम्स। तो थर्ड फैक्टर लिखोगे, थर्ड पॉइंट, फॉर a medium of dielectric constant, for a medium of dielectric constant capital K,
for a medium of dielectric constant capital K, comma, capacity becomes K times, capacity becomes K times, that is, new capacity is C dash equal to capital K into C, where capital K equal to C dash upon C. यहाँ हम K को दोबारा एक नया नाम दे रहे हैं, where K equal to C dash upon C is called, इसको हम कहते हैं specific inductive capacity, इसका नाम लिखोगे is called specific inductive capacity, specific inductive capacity. तुमसे एक नंबर में स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो व्हाट इज स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, अंडरलाइन करोगे, 1 मार्क, साइड में मार्क करोगे 1 मार्क, डैश लगा के लिखोगे। सबसे पहली बार जब तुमने K को पढ़ा था तो इसका नाम था रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन R इक्वल टू एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन 0 हमने ऐसे डिफाइन किया। दूसरी बार जब पढ़ा तो इसका नाम हुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हमने डिफाइन किया F अपॉन F डैश, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स एयर में जितना लगता है अपॉन मीडियम में जितना लगता है। तीसरी बार हम इसको नाम दे रहे हैं स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, और कैपेसिटी की टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं, इट इज रेशियो ऑफ कैपेसिटीज ऑफ, it is ratio of capacities of parallel plate capacitor, ratio of capacities of parallel plate capacitor, comma, when there exist given dielectric medium, when there exists given dielectric medium, to that when there exists air or vacuum, to that when there exists air or vacuum between its plates, air or vacuum between its plates, तो स्टॉप। तो इसकी डेफिनेशन हो गई। ये डेरिवेशन तो 2 नंबर में आता है, कैपेसिटी निकालने वाला एप्सिलॉन 0 A by D। बाकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं किन किन फैक्टर्स पे कैपेसिटी डिपेंड कर रही है। जैसे कंडक्टर में तुमने देखा था कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल किया था, और हम ये चेक कर रहे थे क्या चार्ज बढ़ाकर कैपेसिटी बढ़ सकती है, तो पता चला नहीं, चार्ज बढ़ाने से तो कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, चार्ज ओवरफ्लो हो जाएगा। पर कंडक्टर में ये समझ में आया था पोटेंशियल डिक्रीज करके कैपेसिटी हम बढ़ा सकते हैं। तो क्या कैपेसिटर में भी पोटेंशियल डिक्रीज करके कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं? तो जवाब है नहीं, कैपेसिटर में नहीं बढ़ा सकते। रीज़न ये है कि अगर तुम कैपेसिटर में पोटेंशियल डिक्रीज करते हो तो चार्ज भी उसी रेशियो में डिक्रीज हो जाता है जिससे कैपेसिटी कांस्टेंट रहती है। इसको समझने के लिए हम रेजिस्टेंस का एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बल्ब बनाया, बल्ब में जो फिलामेंट है उसका कुछ रेजिस्टेंस है, तो वो बल्ब बन चुका है, यानी फिलामेंट उसका बन चुका है जिसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है, उसका एक पर्टिकुलर मटेरियल है, उसका पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो उसका रेजिस्टेंस किन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? R इक्वल टू रॉ L बाई A। अब अगर उस बल्ब को मैं 220 वोल्ट से चलाऊं या 110 वोल्ट से चलाऊं या 100 वोल्ट से चलाऊं, क्या उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा? अगर मैं 100 वोल्ट दूंगा तो करंट कम फ्लो होगी, 220 दूंगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी, पर रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। बल्ब बन चुका, उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता। कैपेसिटर बन चुका, कैपेसिटर की ज्योमेट्री को अगर हम चेंज नहीं कर रहे, ओवरलैपिंग एरिया को चेंज नहीं कर रहे, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स को चेंज नहीं कर रहे, और मीडियम को चेंज नहीं कर रहे, तो कैपेसिटर की कैपेसिटी भी फिक्स चेंज नहीं होगी, चाहे तुम चार्ज और पोटेंशियल को चेंज करो। क्लियर? अगला डेरिवेशन जिसके पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी इस डेरिवेशन से ज़्यादा है
वो तुमसे पूछते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पार्टली हमने कुछ मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हेडिंग लगाओगे एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ a parallel plate capacitor, expression for capacity of a parallel plate capacitor partly filled with dielectric slab, पट्टिका SLAB slab, dielectric slab of width t, इसकी मोटाई है t, स्मॉल t, एंड कांस्टेंट कैपिटल K, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कैपिटल K है। तो पूरी दूरी में हवा नहीं है, पूरी दूरी में मीडियम नहीं है, कुछ दूरी में हवा है, कुछ दूरी में मीडियम है। ऐसे सिचुएशन में उसकी कैपेसिटी क्या होगी? तो डायग्राम बनाओगे, हियर इज द कैपेसिटर, एक प्लेट को दिया तुमने पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, दूसरी को दिया नेगेटिव चार्ज माइनस Q। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D। मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी विड्थ T है, उसको हम चाहें तो एक प्लेट से सटाकर भी रख सकते हैं, चाहें तो बीच में रखें। ऐसे मैंने इसको रखा, विड्थ T, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। तो हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है। जब भी कैपेसिटी तुम्हें पता करनी है, स्टार्टिंग कहाँ से होगी? वी नो दैट C इक्वल टू Q बाई V। तुम इसके लिए लिख सकते हो सिचुएशन इज एज शोन इन फिगर SID डॉट डैश डैश। सिचुएशन जैसा कि फिगर में है, और डेरिवेशन का जो मेथड तुमने पहले लगाया था, सिमिलर मेथड, सेम स्टेप्स यहाँ पर चले। वी नो दैट C इक्वल टू Q बाई V, सिमेट्री है। अगर पिछला डेरिवेशन तुम्हें आता है तो ये बड़े आराम से कर सकते हो, इक्वेशन 1। बट अब यहाँ पे तुम्हें V निकालना, पोटेंशियल। तो तुम्हें एलिमेंट्री डेटा ये पता होना चाहिए, पोटेंशियल की इमेज तुम्हारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है और इसका एल्जेब्रिक सम होगा। तो अगर मैं इन दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूँ, तो कुछ दूरी में हवा है, कुछ दूरी में मीडियम है। हवा में पोटेंशियल अलग होगा V एयर, मीडियम में पोटेंशियल अलग होगा V मीडियम, और दोनों का जो सम होगा वो होगा टोटल V एयर प्लस V मीडियम। फिर पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। हवा में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डेफिनेटली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा, और मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमें पता है कि फोर्स, फील्ड, फ्लक्स, पोटेंशियल एनर्जी मीडियम इंट्रोड्यूस करने पर 1/k हो जाते हैं। तो मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/k टाइम्स यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 K के बराबर होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ E एयर, हवा में जो दूरी है वो है D माइनस T प्लस E मीडियम, मीडियम में जो डिस्टेंस है वो है T। तो ये जो E एयर मुझे मिलेगा, E एयर कितना मिलेगा? E एयर मुझे मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 D माइनस T प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 K इंटू T। सिग्मा की वैल्यू हम रख देंगे Q बाई A, कॉमन फैक्टर ले लेंगे तो V मिल जाएगा हमको Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A टाइम्स D माइनस T प्लस T बाई K। दिस इज इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 और 2 से मैं एलिमिनेट करता हूँ पोटेंशियल V को। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मुझे मिलेगा C इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A टाइम्स D माइनस T प्लस T by K। Q get cancelled, so we get C equal to एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस T प्लस T by K। और ये पहले वाले से ज़्यादा जनरल फॉर्मूला है।
रीजन, पिछला फॉर्मूला इसमें इनबिल्ट है, जो पहले हमने रिजल्ट निकाला था वो इसमें कंडीशन लगाकर मिल जाएगा। मान लो पूरे में हवा है, पूरे में हवा है तो k को रख दो 1, k को 1 और ये t माइनस t हो गया 0, तो एक्सप्रेशन हो गया एप्सिलॉन 0 a बाई टी, क्योंकि t की जगह t रखा। अगर पूरे में मीडियम है तो ये टर्म 0 होगी, एप्सिलॉन 0 k a बाई टी या k a बाई टी। तो इस तरह से यह कैलकुलेशन का लेक्चर नंबर 14 यहाँ पे ओवर हो गया था। लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट हो रहा है, पर कैपेसिटर चल रहा है, कैपेसिटर कंटिन्यूड है। कैपेसिटर में जो अगला डेरिवेशन है वो हमें समझना है, एनर्जी स्टोर्ड। एग्जाम में काफ़ी आता है, इसकी अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी 3 नंबर में आता है। एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, हेडिंग लगाओगे, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। एनसीईआरटी में थोड़ा बड़े तरीके से दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में तुम्हें करवा रहा हूँ, ऐसे तुम कर सकते हो। तो 3 नंबर में डेरिवेशन आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। हमने कंडक्टर के लिए तो निकाली थी, तुमने सीखा था फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू वी हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। रिजल्ट तो वही आना है, हाँ हाफ सी वी स्क्वायर, रिजल्ट तो वही आना है, पर मेथड डिफरेंट रहेगा। मेथड अब की बार क्या रहेगा, कैलकुलस से निकालेंगे। एग्जाम में जब भी आएगा तो कैलकुलस से करना था। पहले तो हमने क्या कर थ्योरेटिकली कर दिया था, लास्ट टर्न पे किया तुमने डेरिवेशन, थ्योरेटिकल कर दिया था। हमने मान लिया था कि सारा का सारा चार्ज एवरेज पोटेंशियल v/2 पर दिया गया है, तो वर्क डन निकाला था। तो यहाँ पर करना तो वही है, पर कैलकुलस। एक कैपेसिटर बनाओ, इसकी कैपेसिटी C है और इसको हमने जोड़ा V वोल्ट के सेल से या V वोल्ट की बैटरी से। अगर ज़्यादा लाइन दिखाई तो बैटरी, 2 लाइन दिखाई तो सेल। प्रिंसिपली कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, रीजन ओपन सर्किट, बीच में तो इंसुलेटर भरा है, तो कोई करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिकली एक मोमेंट्री करंट फ्लो होती है थोड़े से समय के लिए, क्षणिक, तब तक होती है जब तक कि ये प्लेट चार्ज होकर इस पर जो चार्ज डेवलप हुआ प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, यानी ये बैटरी क्या करती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींचती है। ऐसा बोलना सही होगा, गलत होगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आएगा, तो बैटरी क्या करती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींचती है। इलेक्ट्रॉन आएगा ऐसे तो करंट फ्लो हो गया अपोजिट, इलेक्ट्रॉन्स खींच के यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर दे देते हैं, तो ये प्लेट नेगेटिवली हो जाती है पॉजिटिव। तब तक ये प्रोसेस चलता है जब तक कि ये चार्ज इतना नहीं हो जाता कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाए। जैसे ही कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हुआ V, अब फर्दर करंट फ्लो बंद। रीजन, सिचुएशन क्या होगी, मान लो तुम्हारे पास 2 सेल है, पेंसिल सेल, एक पेंसिल सेल का EMF होता 1.5 वोल्ट, दोनों का 1.5 तुमने क्या किया, पॉजिटिव से जोड़ दिया नेगेटिव से, तो क्या करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस है नहीं तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर चार्ज फ्लो होगा मोमेंट्री, तब तक होगा जब तक कि पोटेंशियल बढ़कर भी नहीं हो जाता। तो शुरू में तो इसका पोटेंशियल 0 है, जब धीरे धीरे चार्ज जाएगा वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी सारा का सारा चार्ज V पोटेंशियल पर नहीं जा रहा। तो अब की बार यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, रिजल्ट वही निकलेगा। तो लैंग्वेज लिखोगे सर्किट बनाने के बाद, कंसिडरिंग कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C, considering capacitor of capacity C connected with a battery of V volt, connected with a battery of V volt as shown. Full stop. Next line. Here work required. Here work required to flow a small charge dq. Work required to flow a small charge dq through the capacitor. Through the capacitor is given as dw equal to V times dq.
dw equal to v dq, comma, which get stored as potential energy, comma, thus to obtain total potential energy, integrating the above expression within proper limits, we get to obtain total potential energy, comma, integrating the above expression within proper limits, we get u equal to integration of dw from 0 to w, integration of v dq from 0 to q, और u equal to w equal to, तुम्हारे पास सिचुएशन वो आ गई जो थर्मोडायनेमिक्स में आई थी। तुमको कैलकुलेट करना था वर्क फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस या वर्क फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, और वहाँ पर क्या करना पड़ता था, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी या वी डी पी, और वो दोनों ही वेरिएबल थे, वी और पी। यहाँ पर भी वी भी वेरिएबल है और क्यू भी वेरिएबल है। वी कैसे वेरिएबल है वो मैंने तुम्हें समझाया कि शुरू में चार्ज गया, पोटेंशियल जीरो है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा, मान लो Q/2 चले गया तो अब इसका पोटेंशियल हो गया V/2 और इसका V है। वो V/2 करंट फ्लो कराना चाहता है एंटी क्लॉकवाइज, यह V फ्लो कराना चाहता है क्लॉकवाइज, तो नेट जो एफर्ट होगा वो V/2 बचेगा और V/2 की करंट फ्लो होगी क्लॉकवाइज। तो ऐसे सिचुएशन में पोटेंशियल वेरिएबल है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़े उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो v को मैं लिख देता हूँ Q/C टाइम्स dq 0 to q, और ये रिजल्ट मुझे इंटीग्रेशन का मिलता है u इक्वल टू 1/c टाइम्स Q²/2 0 to कैपिटल Q, यानी हाफ Q²/c, जिसको मैं अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ हाफ CV² में लिख सकता हूँ हाफ QV। इनका क्या यूज़ है, कैसे इनको यूज़ करते हैं वो समझोगे। कब कौन सा फॉर्मेट काम आता है, ये डेरिवेशन तो कंप्लीट हो गया, 3 नंबर में इतना ही लिखना है, पर साथ में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं उसको जवाब कैसे देंगे। तुमसे कहते हैं कैपेसिटर है, उसको चार्ज किया, चार्ज करने के बाद 2 सिचुएशन बनती है, या तो कैपेसिटर कनेक्टेड है या तो वहाँ से हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर कैपेसिटर कनेक्टेड है तो जो बैटरी है, बैटरी का रोल है वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करना। जब तक बैटरी से जुड़ा रहेगा कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना रहेगा, V। तो ये काम है बैटरी का। और अगर डिस्कनेक्ट कर दिया तो अब जो भी चार्ज उसके पास है वो आइसोलेटेड है, ना तो कहीं बाहर से चार्ज आ सकता ना कहीं बाहर चार्ज जा सकता, तो क्यों कांस्टेंट रहेगा। फॉर्मूला हम वो चूज़ करते हैं जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी कांस्टेंट हो, यानी अगर बैटरी जुड़ी हुई है तो हम एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे हाफ CV², और बैटरी डिस्कनेक्टेड है क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे हाफ Q²/c। तो तुमसे पूछते हैं एक कैपेसिटर है, बैटरी से जुड़ा हुआ है, चार्ज हो गया, अब तुमको कहा गया कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो K कांस्टेंट की डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की, बताओ कैपेसिटी का क्या होगा। तो तुम्हारा जवाब होगा कैपेसिटी बिकम्स K टाइम्स, नहीं कैपेसिटी हो जाएगी K टाइम्स। तुमसे पूछते हैं बताओ पोटेंशियल का क्या होगा, तो तुम्हारा जवाब है पोटेंशियल रिमेन सेम, बैटरी जब तक जुड़ी है पोटेंशियल रिमेन सेम। तुमसे पूछते हैं फील्ड का क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, एक तो V/D है, तो अगर V/D से निकालें ना तो V में चेंज है ना D में चेंज है, इट विल रिमेन सेम। और अगर तुम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 से निकालो तो सिग्मा में चेंज है और एप्सिलॉन 0 की जगह आएगा एप्सिलॉन 0 इंटू K, और ये जो चेंज है वो इस तरह से होगा कि दोनों कंपेंसेट हो जाएंगे, कट जाएंगे, ऊपर के नीचे के कट जाएंगे जो आएगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वापस क्या आ जाएगा E, चाहे इस फॉर्मूले से निकालो चाहे इस। फिर तुमसे पूछते हैं बताओ एनर्जी स्टोर का क्या होगा, तो एनर्जी स्टोर के लिए हम जवाब देंगे इस फॉर्मूले के बेसिस पे, क्योंकि कैपेसिटी K टाइम्स हो गई तो एनर्जी स्टोर विल बिकम K टाइम्स। तुमसे पूछते हैं इसी में बैटरी जुड़ी हुई है, अब हमने क्या किया, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को आधा कर दिया D/2, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कैपेसिटी, हमारा जवाब है कैपेसिटी बिकम्स ट्वाइस।
कुछ बच्चे बोलते हैं इंक्रीजेस, 0 नंबर मिलेंगे, इंक्रीजेस लिखे। कारण क्वेश्चन में जब डेटा दिया है तो आंसर में भी क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, ट्वाइस। पोटेंशियल का क्या होगा, रिमेन सेम। फील्ड का क्या होगा, अब मैटर कर रही है, डिस्टेंस आधी हो गई, फील्ड बिकम्स ट्वाइस, क्योंकि डी डैश की जगह आएगा dy2। इलेक्ट्रिक फील्ड ट्वाइस हो जाएगा, यहां से भी आ जाएगा ट्वाइस। कैसे आएगा, चार्ज चेंज हो जाएगा, कैपेसिटी चेंज होगी, चार्ज चेंज हो जाएगा। अच्छा, एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी यहां से आ जाएगी, कैपेसिटी ट्वाइस हो गई तो एनर्जी बिकम ट्वाइस। तुमसे बोला डिस्कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज रिमेन सेम, डिस्कनेक्ट करने के बाद डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, कैपेसिटी बिकम्स k टाइम्स, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डाले चाहे कनेक्टेड हो चाहे डिस्कनेक्टेड हो, कैपेसिटी बिकम्स k टाइम्स। पोटेंशियल हमें निकालना पड़ेगा v इक्वल टू q/c से, चार्ज कांस्टेंट है, कैपेसिटी k टाइम्स, तो पोटेंशियल बिकम्स 1/k, फील्ड बिकम 1/k, डिस्टेंस को चेंज नहीं किया। एनर्जी बिकम, एनर्जी के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ q²/c, चार्ज इज सेम, कैपेसिटी हो गई k टाइम्स, तो एनर्जी बिकम 1/k टाइम्स। तो इस तरह के क्वेश्चन करना आना चाहिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन से पूछते हैं। फिर इसके बाद कैपेसिटर में ये जो एनर्जी स्टोर हो रही है कहाँ पर हो रही है, सरफेस एरिया में हो रही है, मीडियम में हो रही है, लेंथ पर हो रही है, कहाँ हो रही है, वॉल्यूम में हो रही है, बीच में हो रही है ना, मीडियम में। मीडियम में वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम है, एरिया a है और डिस्टेंस d है, तो वॉल्यूम है a इंटू डी। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। हाँ, तो अभी आगे सिखाएंगे तुम, कॉन्ट्राडिक्शन है KCL में, एम्पियर्स लॉ में सिखाएंगे। तो तुमने हेडिंग लगाया एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी की डेंसिटी निकालनी है हमको, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। इसको दिखा रहा हूं मैं सिंबल U डैश। ये होगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी कितनी है, एनर्जी है हाफ CV² डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कितना है वॉल्यूम, अभी तुम्हें समझाया, a इंटू डी। C जो कैपेसिटी होती है, हमने एक्सप्रेशन निकाला था ε0 a/d, तो C की जगह मैंने लिखा ε0 a/d इंटू v² इंटू 1/ad। तो a गेट कैंसल्ड और हमें दिख रहा है v²/d², v²/d² को हम लिख सकते हैं e²। तो द एक्सप्रेशन बिकम हाफ ε0 e², दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, एंड दिस एक्सप्रेशन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। दो चैप्टर में आगे और आएगा, एक तो आएगा EMI में, एक आएगा EM वेव्स में। हाफ ε0 e²। सिमेट्री है, जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी है, अगर मैं U सबस्क्रिप्ट E लगाकर दिखाऊं तो ऐसे जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होगी वो क्या होगी, U सबस्क्रिप्ट B। मैग्नेटिक फील्ड को B से दिखाते हैं, हाफ तो कांस्टेंट है, वहां पर भी रहेगा, e² की जगह क्या होगा, v², और ε0 की जगह मैग्नेटिक परमेबिलिटी μ0 आएगी, पर μ0 और ε0 एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में आते हैं। जहाँ वो डायरेक्टली होता है ये इनवर्सली होता है, या ये डायरेक्टली होगा तो वो इनवर्सली होगा, तो μ0 नीचे आएगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो सिमेट्री से हम पता लगा सकते हैं, यहाँ रिक्वायर्ड नहीं, ऐसे मैंने तुम्हें तो सिमुलेशन बताया कि एक चैप्टर पढ़ो, बाकी चैप्टर तैयार हो जाते हैं। एनर्जी डेंसिटी अगर तुमने निकाली, इसकी यूनिट पर गौर करो, ऊपर आ रहा है जूल, नीचे आ रहा है मीटर क्यूब, तो इसकी ऐसा यूनिट हुई जूल पर मीटर क्यूब। अब तुम यहाँ फोकस करो, थोड़ा सा जूल पर फोकस करो, तो जूल जो है वर्क नापने की यूनिट होती है, और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी न्यूटन इंटू मीटर। तो ऐसी सिचुएशन में यूनिट क्या बनी, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर कट गया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे तुम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देखते हो, तुम्हारे दिमाग में कौन देता है, पास्कल। प्रेशर की यूनिट फोर्स अपॉन एरिया, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल। तो ये तो प्रेशर आ गया, तो क्या प्रेशर का एनर्जी डेंसिटी से कहीं कोई रिलेशन है, तो वो पता लगाएंगे। हेडिंग एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एंड प्रेशर, एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एंड प्रेशर applied by one plate of capacitor on the other,
expression for force and pressure applied by one plate of capacitor on the other. कैपेसिटर की एक प्लेट दूसरी प्लेट पर फोर्स लगाएगी, क्यों लगाएगी? क्योंकि एक के पास प्लस क्यू, एक के पास माइनस क्यू है, अट्रैक्शन होगा इनके बीच, और एरिया है तो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होगा, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। इसका डेरिवेशन तुमसे रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, पर इसका जो रिजल्ट है वो तुम्हें आना चाहिए। तो मैं एक शॉर्टकट मेथड से तुम्हें इसको डिराइव करना सिखा रहा हूँ, जिससे रटने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट को कभी भी तुम निकाल सकते हो। हालांकि वो लॉजिकल नहीं है मेथड, लॉजिकल क्यों नहीं है वो समझाता। तुम्हें पता है बीच में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसको मैं दिखा रहा हूँ ई से सपोज, पर अगर मैं इस प्लेट के कारण इस प्लेट की लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो इस प्लेट की लोकेशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा खुद पर, तो इस खुद प्लेट के कारण इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, सिर्फ इसके कारण होगा। तो सिर्फ इसके कारण होगा तो इसका आधा होगा, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इसको ई डैश से दिखा रहा हूँ तो वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। तो मैं इस प्लेट की लोकेशन पर इस प्लेट के चार्ज के कारण फोर्स निकालना चाहता हूँ, तो अगर वहाँ पे चार्ज क्यू है और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश है तो फोर्स हो गया F इक्वल टू क्यू ई। तो गलत मैं क्या कर रहा हूँ इसमें? गलत ये कर रहा हूँ, ई की जगह ई डैश तो होगा, ये तो सही है, ये नहीं होगा, ई डैश होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश है। गलत ये कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूला वैलिड है पॉइंट चार्ज के लिए, जबकि यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए मैं पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, दिस इज लॉजिकली रॉन्ग, पर रिजल्ट मुझे सही मिलता है इससे। मैंने इसको ये लिखा, अगली स्टेप में मैंने लिखा ई डैश की वैल्यू को सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो, दिस इज द फोर्स। अब इस एक्सप्रेशन में देख रहे हैं क्यू भी आ रहा है, सिग्मा भी आ रहा है, और सिग्मा के अंदर ऑलरेडी क्यू है, क्यू अपॉन ए। या तो मैं सिग्मा को क्यू में बदल दूँ या मैं क्यू को सिग्मा में बदल दूँ। क्यू को सिग्मा में बदलने के लिए ए से मल्टीप्लाई किया, ए से डिवाइड किया, क्यू अपॉन ए को लिखा सिग्मा, तो वी गेट हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन जीरो, दिस इज द फोर्स। अब इस फोर्स में तुम्हें प्रेशर भी नजर आएगा, ए भी बचेगा ऊपर। प्रेशर कैसे नजर आ रहा है? F अपॉन ए। तो प्रेशर P इक्वल टू F अपॉन ए इक्वल टू हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन जीरो। पर ये एक्सप्रेशन इससे मैच नहीं हुआ, इससे मैच नहीं हुआ, मैच हो जाएगा अगर हम E को ले आए। E कब आएगा? E तो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। E लाने के लिए मैं क्या करता हूँ? एप्सिलॉन जीरो से मल्टीप्लाई किया, एप्सिलॉन जीरो से डिवाइड किया, सो व्हाट वी गेट हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर, क्योंकि मैंने सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन जीरो स्क्वायर को लिख दिया ई स्क्वायर। सो बोथ द एक्सप्रेशंस आर सेम। तो कंक्लूजन क्या निकला? कोई कैपेसिटर की एक प्लेट दूसरी प्लेट पर जो प्रेशर लगाती है वो प्रेशर न्यूमेरिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी के बराबर होता है। तो लास्ट में एक लाइन लिख दोगे, 10 pressure applied by one plate of capacitor on the other, thus pressure applied by one plate of capacitor on the other is numerically equal to electrostatic energy density. Pressure applied by one plate of capacitor on the other is numerically equal to electrostatic energy density. कैपेसिटर में मुझे इतना ही पढ़ाना था, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में रेजिस्टेंस के साथ लूँगा। तो ये वाला लेक्चर मतलब चालू हो रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद कैपेसिटर यहाँ एंड हो गया।